आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.5 हमारा बेस्ड है टोटली किस पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात बीज गुणन विधि पर आधारित है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस। कह रहा है जो निम्नलिखित लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से ऐसे इक्वेशंस हैं जो क्या हैं कि हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, जिसके क्या हो एक यूनिक सॉल्यूशन हो, और कौन ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, और कौन ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। ये चेक करना है। चेक करने के बाद कह रहा है इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, यदि एक केस आता है कि उनका एक यूनिक सॉल्यूशन हो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे पहले का पहला है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या हैं, क्या यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, क्या नो सॉल्यूशंस मिल रहा है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहा है। पहला इसको चेक करना है। अगर चेक करने के बाद हमें पता चले कि इसका केवल यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो हमें इसको सॉल्यूशन ज्ञात करना है, और किस माध्यम से, किस मेथड के द्वारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। तो आइए चेक करते हैं। चेक करने की प्रोसेस क्या है आपको बता दिया हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए a1 इज इक्वल टू क्या है, a1 x का कोफिशिएंट अर्थात 1, b1 y का कोफिशिएंट अर्थात -3, c1 कांस्टेंट वैल्यू -3। फिर इक्वेशन सेकंड में देखिए, समीकरण 2 में देखिए, a2 क्या होगा, 3x का कोफिशिएंट, b2 होगा हमारा -9, c2 होगा हमारा -2। अब क्या करना है, अब चूंकि हमें जो है इन रेशियो को याद करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 रेशियो निकालना है। और रेशियो अगर आ जाए हमारा क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर आ जाता है तो इसका मतलब दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट्स होंगी अर्थात संपाती हो जाएंगी। संपाती के केस में, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएगा। लेकिन अगर ये रेशियो आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइंस हो जाएगी। पैरेलल लाइंस हो जाएगी मतलब कि एक भी सॉल्यूशन संभव नहीं है, अर्थात नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा, ठीक है, कोई भी हल नहीं मिलेगा। फिर चेक कीजिए a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब हो जाएगा हमारा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं इनसे जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो लाइंस क्या होगी, एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, और वही पॉइंट हमारा क्या होता है, हमारा सॉल्यूशंस होता है, अर्थात हमारा केवल यूनिक सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, रेशियो निकालिए a1/a2, लिखिए सिंस a1/a2 इज इक्वल टू 1/3 एंड b1/b2 क्या है, -3/-9 क्या हो गया, 1/3 हो गया। फिर c1/c2 देखिए, c1/c2 हमारा आ रहा है -3/-2 अर्थात 3/2, अर्थात हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशंस क्या शो करता है, ये शो करता है देयरफॉर क्या हो जाएगा, गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशंस। क्यों, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। जब पैरेलल लाइंस हो जाएंगी तो सॉल्यूशन संभव नहीं है, ठीक है, अर्थात देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक।
अब जब कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं तो हमें फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब लगाते हैं क्वेश्चन में दिया गया था यदि क्या हो जाए, यूनिक सोल्यूशन मिले तो। बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जा रहा है। फिर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखिए तो है हमारा 2x + y। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट क्या है, 2x + y = 5, या इसको लिख सकते हैं 2x + y - 5 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, 3x + 2y = 8, अर्थात 3x + 2y - 8 = 0 हमारा दूसरा वाला इक्वेशन है। इसको चेक कीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हियर क्या है, a1 = 2, b1 = 1, c1 = -5, और a2 = 3, b2 = क्या है, 2 है, और c2 = हमारा -8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, a1/a2 = है 2/3 एंड b1/b2 = हमारा क्या आ रहा है, 1/2। अब देखो इट मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में क्या होगा, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं ये हैज़ यूनिक सोल्यूशन, अर्थात गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशंस के कंडीशन में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा करके हमें जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद चूंकि ये है इसलिए जो है अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना होगा। तो फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू चाहिए होगी, तो हमें ये पहले से हम निकाल चुके हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है, x के कॉफिशिएंट नहीं होता है, x का कॉफिशिएंट्स नहीं होगा, क्या होगा, y और कांस्टेंट वाला कॉफिशिएंट होता है, अर्थात ये हो जाएगा x/b1 b2 c1 c2 = y/c1 c2। y का कॉफिशिएंट नहीं होगा अर्थात x का होगा a1 a2, या 1/ क्या हो जाएगा, a1 a2 और b1 b2। इट मीन्स वैल्यू रखिए क्या हो जाएगा, x/b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -8। फिर y बटे क्या हो जाएगा, c1 की वैल्यू c1 c2 की वैल्यू -5 -8, और a1 a2 क्या है, a1 a2 है हमारा 2 और 3। इसी तरह से 1/ क्या हो जाएगा, a1 a2 2 और 3 है, b1 b2 हमारा क्या है, 1 और 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब लगाओगे यहाँ पे इस तरह से ऐसे गुणा होगा ये, ठीक है, ये इस तरह से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो हम जो है यहाँ पे इसको लिखिए, हो जाएगा x बटे हो जाएगा 1 इंटू -8 का मतलब -8, फिर माइनस का साइन लगता है, माइनस क्या आएगा, 5 दूनी 10 -10, ठीक। y बटे क्या हो जाएगा, y बटे हो जाएगा 5 × 15 -15 -8 दूनी 16 अर्थात -16। फिर 1/ क्या हो जाएगा, 1/ हो जाएगा 2 दूनी 4 -3 = 3, ठीक। अर्थात हो गया हमारा क्या, x/-8 + 10 y/-15 + 16 और 1/4 में से 3 जाएंगे 1। ये क्या हो गया, x/2 = y/1 हो जाएगा, = 1/1। अर्थात एक बार हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे, एक बार इसको लेंगे, तो क्या होगा, x/2 = 1, इसका 1/1, इसका मतलब x = 2
और एंड y बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इट मीन्स y इज इक्वल टू 1, अर्थात हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गए, सोल्यूशंस हो गए, अर्थात सोल्यूशंस और इसलिए क्या हो जाएगा, सोल्यूशंस और x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला बता दिए, पहले का दूसरा बता दिए, बाकी जो है तीसरा चौथा सेम इसी तरह से करना है, चेक करना है। अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के सॉल्व करना, यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा है जिसमें इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ रहा है या फिर क्या आएगा या फिर नो सोल्यूशंस आएगा, तो फिर सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। कह रहा है कि किस मान के लिए ए और बी के किस मान के लिए जो दिए गए लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या होंगे, उनके सोल्यूशंस क्या होगा, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। एक्स के ए और बी के किस मान के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उनके क्या होंगे, सोल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो इसको करना क्या है, कुछ नहीं, हमें क्या करना है, एक्स और वाई के दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स ले लेना है। पहले वाले में a1 बराबर हो जाएगा क्या है 2 है, b1 क्या है 3 है, c1 हमारा -7 है। दूसरे वाले में a2 हमारा a माइनस बी है, b2 हमारा क्या है a प्लस बी है, c2 हमारा क्या हो जाएगा -3a माइनस बी प्लस 2, टोटल हमारा c2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कंडीशन लगा दीजिए, कौन सी कंडीशन, वो कंडीशन लगा दीजिए जिसके लिए इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए हमारे कंडीशंस क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें जो है a1 और b1 से रिलेटेड दो इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बस। जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशंस। कर रहा है के किस मान के लिए जो फॉलोइंग जो है जो नीचे दिए गए लीनियर इक्वेशंस हैं के पेयर हैं, युग्म है, उसके कोई भी सोल्यूशंस नहीं होगा। यहाँ पे दूसरे का दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है, पहले इक्वेशन में a1 क्या होगा 3 होगा, a2 1 होगा और a1 3 होगा, b1 1 होगा, c1 -1 होगा। दूसरे इक्वेशन के लिए a2 हमारा 2k -1 होगा, b2 हमारा k -1 होगा और c2 हमारा हो जाएगा -2k -1 होगा। ठीक है, ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को किस कंडीशन के लिए, नो सोल्यूशन कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस पे रख करके हम जो है के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूटिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कह रहा है कि जो नीचे जो द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर जो लीनियर इक्वेशंस का क्या है युग्म दिया गया है, उसको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड बता चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है उसको बता चुका हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, एग्जांपल्स भी करवा चुका हूँ, सॉल्व कीजिए अपने से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ठीक है, जो समस्याएं दी गई हैं, उनके लिए सबसे पहला काम लीनियर इक्वेशंस बनाइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाइए। फिर फाइंड देयर सोल्यूशंस इफ़ एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करता है तो उसका सोल्यूशन ज्ञात कीजिए बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। इसमें स्वतंत्र हैं, आप किसी भी एल्जेब्रिक मेथड के द्वारा सोल्यूशंस ज्ञात कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाइए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके। क्वेश्चन नंबर 4 के जो दिए गए हैं 1 2 3 4 इस तरह से, उन प्रॉब्लम्स से पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस बनाना है, बना के उसको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं, हम इस प्रॉब्लम्स की जो है लीनियर इक्वेशंस बना दे रहे हैं, उसको सॉल्व आप लोग अपने से कीजिए। ठीक, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला
पहला कह रहा है कि 1 मिनट इसमें एक नए पेज में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। कह रहा है कि एक हॉस्टल का जो मेस का किराया है, एक हॉस्टल में मेस का किराया, मेस में आप अगर टिफ़िन लेते हैं तो उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। मंथली चार्ज क्या है, एक पार्ट क्या है फिक्स है, उतना देना ही देना है। फिर दूसरा पार्ट क्या है, क्या करना है, पर डे के हिसाब से ऐड होगा। कुछ चार्ज फिक्स है वो हर महीने देना पड़ेगा, और कुछ चार्ज क्या होगा कि वो पर डे के हिसाब से लगेगा। ठीक, दो तरह के इसमें किराया लग रहा है। फिर कह रहा है कि व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कह रहा है जब कोई स्टूडेंट ए जो है 20 दिन के लिए भोजन लेता है तो वो क्या कर रहा है, सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। क्या करना पड़ता है उसे, 1000 रुपये हॉस्टल चार्ज के रूप में देना पड़ता है। ठीक, अब 1000 रुपये जो देगा ए स्टूडेंट जो है वो 1000 रुपये जो देगी, पे करेगी, वो उसमें क्या होगा, एक फिक्स्ड चार्ज जुड़ा होगा और एक पर डे के हिसाब से चार्ज जुड़ा होगा। पर डे के हिसाब से 20 डेज़ का जो चार्ज होगा वो जुड़ेगा और फिक्स्ड चार्ज जुड़ करके 1000 रुपये हो जाएगा। फिर दूसरे स्टूडेंट बी है, वो भोजन ले रही है कितने दिन के लिए, 26 डेज़ के लिए, और पे कर रही 1180 रुपये हॉस्टल चार्ज। ठीक, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, समझ में आ गया कि? चलिए यहाँ पे क्या करना हो, लेट फिक्स्ड चार्ज, मान लीजिए फिक्स्ड चार्ज जो है, और पर डे का चार्ज क्या है, मान लीजिए क्या, लेट फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज़। ठीक, फिक्स्ड चार्ज x रुपीज़ मंथ भर का फिक्स्ड चार्ज है। ठीक, एंड द चार्ज पर डे इज इक्वल टू y रुपीज़ पर डे। पर डे लिखने की जो है इधर पर डे लिख दिए हैं y रुपीज़। ठीक, पर डे के हिसाब से y रुपये पेड करना होगा, और मंथली जो है जो फिक्स्ड चार्ज है वो x रुपये पेड करना होगा। ठीक, ये मान ली। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा है, पहला कंडीशंस का रहा है कि एक स्टूडेंट ए ने 20 दिन के लिए क्या लिया, फूड लिया, और 20 दिन के लिए उन्हें 1000 रुपये पेड किया। 20 दिन के लिए पेड किया, 20 दिन के लिए उसका चार्ज क्या हो जाएगा, एक तो फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, फिक्स्ड चार्ज जुड़ेगा प्लस 20 दिन का जो पर डे का चार्ज है, 20 दिन, एक दिन का पर डे का चार्ज y रुपये, 20 दिन का पर डे चार्ज 20y, ये क्या हो गया 1000 रुपये। ठीक, ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि कोई बी स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट है, वो अगर 26 दिन के लिए लेता है तो उसे पेड करना पड़ता है कितना, 1180 रुपये। तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, एक फिक्स्ड चार्ज फिक्स जुड़ेगा प्लस 26 का पर डे के हिसाब से चार्ज 26y हो जाएगा। ठीक, x प्लस 26y और 1180 रुपये, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमने क्या कर लिए, फॉर्म कर दिए, बना दिए इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, आप फ्री हो, चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, या फिर लीनियर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक, चलो ये आगे का काम तुम्हारा अपने से कर लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा है कि ए फ्रैक्शंस बिकम्स 1/3 व्हेन a fractions becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. कह रहा है फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए, वह फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए जिसके अंश में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, और अगर उसके हर में हम क्या कर दें अगर अंश में 1 घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है, लेकिन अगर हर में हम 8 जोड़ दे रहे हैं तो फ्रैक्शन 1/4 हो जा रहा है। तो ऐसा फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द फ्रैक्शन इज
एक्स बाई वाई, वेयर एक्स क्या है न्यूमरेटर, वाई क्या है डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब न्यूमरेटर में हम क्या करें, एक्स घटा दें, एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें, अर्थात एक्स माइनस 1 वाई कर दें, तो फ्रैक्शन हमारा अब फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 1/3। इट मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इजक्वल टू वाई, या ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इजक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड कंडीशंस है उसमें कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 4 जोड़ दिया जाए अर्थात x/y+4 कर दिया जाए तो हमारा फ्रैक्शन हो जा रहा है 1/4। इसका मतलब ये हो जाएगा 4x इजक्वल टू y+4। दिस इम्प्लाइज दैट 4x माइनस वाई माइनस 4 इजक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक, अब हमें जो है क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3x माइनस वाई माइनस 3 इजक्वल टू 0 और 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 4। 1 मिनट, अच्छा कह रहा है कि एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाए, 4 नहीं। 1 मिनट, यहाँ पे y+4 नहीं, 4 ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा है, 8 ऐड करने के लिए, 4 ऐड करने के लिए नहीं, 8 जोड़ने के लिए। अर्थात यहाँ पे y+8 कर दोगे 1/4 हो जाएगा, अर्थात y+8 ये, अर्थात ये 8। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 3x माइनस वाई माइनस 3 इजक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और 4x माइनस वाई माइनस 8 इजक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या करना है, x और y की वैल्यू प्राप्त करना है। x y की वैल्यू जब मिल जाएगी तो हमें x/y यही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3, चौथे का तीसरा क्वेश्चन। चौथे का तीसरा है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। कह रहा है एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में यस जो है 40 नंबर ऑब्टेन किए, प्राप्त किया, 40 नंबर मिला उसको। कब मिला, जब गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। यदि अगर कोई क्वेश्चन सही होता है तो उसको 3 नंबर मिलता है, और एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कटता है। अगर किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर दिया जाए और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाए तो यस को उस टेस्ट में 40 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन कि अगर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जाए और गलत उत्तर के लिए 2 नंबर काटा जाए, तब उसको जो है 50 नंबर मिल रहे हैं। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। तो बताइए कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। सिंपल है, यहाँ पे किस तरह से बनेगा हमारा इक्वेशंस। यहाँ पे सबसे पहले कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में, हाउ मैनी क्वेश्चंस वेयर इन द देयर इन द टेस्ट, अर्थात हमें जो है टोटल क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है। टोटल क्वेश्चंस कब मिलेगा, जब हमें पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन गलत किया है और कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, कितना क्वेश्चन गलत किया है, कितना क्वेश्चन सही किया है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन टेस्ट में कितने थे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लेट क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग इज इक्वल टू y। ठीक, हमें पता चल गया कि जो यस जो है करेक्ट क्वेश्चन कितना सॉल्व किया, x क्वेश्चन
गलत क्वेश्चन कितना सॉल्व किया, वाई क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चंस फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है, क्वेश्चन की पहली शर्त कह रहा है कि अगर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर दिया जाए और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाए, अर्थात प्रत्येक सही, कितना सही किया है यक्स क्वेश्चन, तो कितना नंबर मिलेगा 3x। एक क्वेश्चन के लिए कितना, एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जा रहा है, इसका मतलब जितना क्वेश्चन गलत करेगा उतना नंबर कट जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू मिल कितना रहा है, मिल रहा है 40 मार्क्स, ये 40, अर्थात 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस कह रहा है कि यदि क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 4 नंबर मिल रहा है, अर्थात 4x हो गया। और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर काटा जा रहा है, इसका मतलब जब y क्वेश्चन गलत हुए तो 2y नंबर कट गया। अब कितना मिला, अब हमें मिल रहा है 50 मार्क्स, 50 नंबर, ये अर्थात यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट बना 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और इक्वेशन सेकंड बना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अब इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है किस मेथड से, कोई भी मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या फिर एलिमिनेशन मेथड और या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्व करके यक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त कर लो और यक्स प्लस वाई का जो मान होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसको आप लोग अपने सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी at the same time. If the cars travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? क्या करना है, दोनों कार्स की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। ये कोई स्थान ए है, ये कोई स्थान बी है। एक कार यहाँ पे खड़ी है, ठीक, एक कार यहाँ है और एक कार पॉइंट बी पे है। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों कारों की कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई स्पीड होगी। तो मान लो ये ए वाली जो ए पोजीशन पर खड़ी हुई है उस कार की स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे जो कार है उसकी स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब कह रहा है कि जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं, समान दिशा में चलती हैं, तो वे दोनों क्या करती हैं, 5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, 5 आवर में एक दूसरे से मिलती हैं। अगर इस तरफ ये कार भी इस तरफ चल रही है, ये भी इस तरफ समान डायरेक्शन में चल रही है, तो आगे कहीं यहाँ से यहाँ तक जाके यहाँ पे मिलेगी। अगर स्पीड इसकी कम होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जाकर कहीं मिलेगी पॉइंट सी पे, यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ए को 5 घंटे का टाइम लगेगा, बी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे का टाइम। ए से बी की डिस्टेंस क्या है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक, अब क्या करना है, हमें स्पीड ए की और बी वाले कार की निकालना है। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है कि ये ए है, ये बी है, ठीक, उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर। एक कार यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर वाली है, यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर वाली कार है। दोनों कार जब विपरीत दिशा में, अर्थात दोनों इस तरह से चले, एक इधर चले और ये इधर चले, तो दोनों आ करके कहीं यहाँ पे मिलेंगी। इसके बीच में मान लो यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे मिलेंगी कितने घंटे में, 1 घंटे में। क्या कर रहा है, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में, अर्थात ए से सी तक पहली कार को जाने में
1 घंटे का टाइम लगेगा, और बी से सी तक दूसरी कार को आने में भी 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो पहले वाले में क्या होगा, हम ए से बी तक, सॉरी ए से सी तक के बीच की दूरी निकाल लेंगे। पहली कार द्वारा ए से सी तक चली गई दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, अर्थात दूरी बराबर चाल गुणे समय। फार्मूला से, इस फार्मूले से हम जो है ए से सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे और दूसरे कार के लिए बी से सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक, कैसे? और फिर इन दोनों को दूरियों को ए सी में बी सी जब घटाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर। इसलिए ये एक इक्वेशन बनेगा। और इसी तरह से यहाँ पे ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, यही फार्मूला लगा कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, अब इन दोनों दूरियों को ऐड करेंगे तो 100 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऐड करेंगे तो 100 किलोमीटर। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटाएंगे तो हो जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक, अर्थात केस फर्स्ट, या इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम b इज y किलोमीटर पर आवर। मान के चलिए ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर और बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है कि जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलें, व्हेन बोथ कार्स रन्स सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में दोनों कार चलती हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर बाई कार ए। कार ए मतलब जो ए से चल रही है, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है x, टाइम क्या है 5, अर्थात हो गया 5x किलोमीटर। फिर डिस्टेंस कवर बाई कार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड y इंटू 5 अर्थात 5y। और ये डिस्टेंस क्या होगी, ए बी होगी, ए बी। और ये डिस्टेंस क्या होगी, सी बी होगी। ठीक, 5x और आ गया 5y, ए बी और सी बी। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी बी इजक्वल टू 100। क्यों, यहाँ पे ए बी माइनस सी बी इजक्वल टू 100, इसलिए ए बी की वैल्यू 5x, सी बी की वैल्यू 5y इजक्वल टू 100। इट मीन्स x माइनस वाई इजक्वल टू 20। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, पहला इक्वेशन बन गया। चलो फिर कंडीशन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, एक मिनट। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन बोथ कार रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक,
जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कार चलेंगी तो डिस्टेंस कवर बाई कार ए इक्वल टू क्या होगा, ये वाले इस वाले फिगर में देखो, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी अर्थात ये इस तरह ये इस तरह, तो ए वाली कार जो है इसके द्वारा कवर की गई दूरी क्या होगी, ए सी, ए इक्वल टू ए सी। और ये क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है यक्स, टाइम क्या है 1 अर्थात यक्स। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, बी सी। और बी सी क्या होगा, बी की स्पीड इंटू टाइम, बी की स्पीड वाई इंटू टाइम 1 अर्थात वाई। बट यहाँ पे लिखिए बट ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 100, यहाँ पे इस फिगर में ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब ए सी और बी सी की वैल्यू रख दो, ए सी की वैल्यू यक्स, बी सी की वैल्यू वाई, अर्थात यक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, ये इक्वेशन सेकंड। अर्थात हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस मिल गए, एक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, दूसरा लीनियर इक्वेशंस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के एल्जेब्रिक मेथड से, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। चलो ठीक, इस तरह से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. कह रहा है कि एक रेक्टेंगल्स है जिसकी कोई लेंथ है और कोई ब्रेड्थ है, हमें नहीं पता। मान लो कि लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ वाई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ अर्थात एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया एक्स वाई। ठीक, एक्स वाई। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि यदि हम लेंथ को 5 यूनिट घटा दें और ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दें, यदि लंबाई को 5 यूनिट घटा दें और चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दें, तो लेंथ क्या होगी, तो डायमेंशन क्या होगा, लेंथ एक्स था, एक्स में 5 घटा दो एक्स माइनस 5, और ब्रेड्थ क्या था, वाई था, तो वाई में 3 यूनिट जोड़ दो तो वाई प्लस 3। अब एरिया क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3, एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, जो पहले की एरिया थी उस एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 9 स्क्वायर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक, अब इससे क्या करोगे, जब सॉल्व करोगे तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। दूसरे कंडीशंस क्या कर रहा है, यदि लेंथ में 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए और ब्रेड्थ में 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो एरिया है वो 67 यूनिट बढ़ जाएगा। तो बढ़ा दो, लेंथ थी हमारी एक्स तो एक्स प्लस 3 कर दो, चौड़ाई थी हमारी वाई तो वाई प्लस 3 कर दो, तो हो जाएगा एरिया एक्स प्लस 3 गुणे वाई प्लस 3, वो सॉरी एक्स प्लस 3 गुणे वाई प्लस 2, ये किसके इक्वल होगा, जो पहली वाली एरिया थी एक्स वाई उसमें बढ़ गया कितना 67, अर्थात हो जाएगा बराबर एक्स वाई प्लस 67, अर्थात एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब इसको सॉल्व करोगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से, यहाँ देखिए क्या करना है, लेट पांचवा है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई यूनिट। इसलिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। ठीक, चलो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट
पहली कंडीशन क्या है कि लेंथ में 5 यूनिट घटा दो, तो घटा दो लेंथ थी x, तो घटा दो x माइनस 5 कर दो। फिर चौड़ाई में 3 यूनिट बढ़ा दो अर्थात y+3 कर दो। तो इन नए लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा एरिया ये होगा x माइनस वाई इंटू y+3। ये एरिया हमारा जो पुराना वाला एरिया था एक्स वाई, उस एरिया से कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा, इसमें -9 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स वाई +3 -2 +3x -5y -15 इक्वल टू एक्स वाई -9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, हो गया। बचा क्या, बच रहा है कि 3x -5y -15 +9, 15 हो जाएगा और +9, 15 + 9 15 माइनस में और 9 प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा -6 बचेगा इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन फर्स्ट 3x -5y -6 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा लेंथ क्या हो जा रही है, x+3 हो गई, ब्रेड्थ क्या हो गई y+2 हो गई। तो हमारा एरिया जो पुराना वाला एरिया एक्स वाई था उसमें 67 प्लस हो जा रहा है, अर्थात x+3 इंटू y+2 इक्वल टू XY +67। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन मिलेगा 2x + 3y इक्वल टू 61। ये इक्वेशन सेकंड, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, डायमेंशंस हो जाएगी रेक्टेंगल्स की। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 3.6 को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है।